नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99 और आईबीपीएस सीरीज पर मैथमेटिक्स की आज ये पहली क्लास है। और आज की इस क्लास में हम आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स 2020 के पेपर के 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के। और इसमें कुछ मैंने आपको शॉर्टकट्स भी समझाए हैं और एक निश्चित रूप से एक लॉजिकल अप्रोच मैंने ली है, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि आपको 30 मिनट में 40 क्वेश्चन करने होते हैं। तो एक तो शॉर्टकट्स आपको समझाए हैं और दूसरा एक तरीका जो जिसमें जोर दिया गया है वो ये है कि किस तरह से आप ऐसे ऑप्शंस जो लॉजिकली फिट नहीं बैठ रहे हैं उस क्वेश्चन के लिए, उनको आप किस तरह से रूल आउट करें, रिजेक्ट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मैथमेटिक्स पे ज़रूर फोकस करें, बिकॉज मैथमेटिक्स मेक्स द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड नॉन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। उसका कारण बड़ा सिंपल सा ये है कि 30 मिनट में 40 क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट्स अनफॉर्चुनेटली जो मैथमेटिक्स को उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाते, उनसे निश्चित रूप से आप आगे हो जाते हैं। तो मैथ्स पे फोकस कीजिए, नंबर 2 पे इंग्लिश पे फोकस कीजिए। ओके, तो टारगेट मेरा यही है कि आपको मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस हफ्ते में 2-3 मिलती रहें। टाइम की समस्या है, तो छुट्टी में जो सैटरडे संडे की छुट्टी होती है उसमें तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 2 क्लासेस मिल जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। रिक्वेस्ट वही है कि आप टेलीग्राम चैनल को जो लास्ट में दिया है मैंने यस 400+ वाला, उसको आप ज्वाइन कर लें ताकि मेरे और आपके बीच में संवाद बना रहे और आपकी जो भी क्वेरी हो गणित, इंग्लिश या किसी भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप मुझे निश्चित रूप से टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम आईडी पर भेज सकते हैं, जिसका जवाब मैं निश्चित रूप से दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस क्लास का हमारा ये पहला क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन जो हैं 31 से 35 डायरेक्शन और ये ग्राफ आपके सामने दिया गया है, इस पर बेस्ड हैं। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने इस क्वेश्चन के लिए ये जो डेटा जो ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रहा है, उस डेटा का मैंने एक टेबल बना लिया है। आप नहीं भी बनाना चाहें तो चलेगा, लेकिन मैं इसलिए बना लिया करता हूँ टेबल कि कई बार हमको डिफरेंस निकालना होता है, ऐड करना होता है किन्हीं कॉलम को, रो को। तो हमारे सामने अगर एक रेडीमेड टेबल रहती है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ओके, तो इसमें ग्राफ ब्लू लाइन जो है वो टोटल, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो 5 पार्क दिए गए हैं ABCD, उनको विजिट करते हैं किसी स्पेसिफिक डे पर। तो ये टोटल संख्या है ब्लू रंग से जो रिप्रेजेंट की जा रही है, और जो लाल रंग से रिप्रेजेंट की जा रही है सिर्फ लड़कियों की संख्या है। तो ये जो ब्लू रंग वाली संख्या है जिसमें सभी बच्चे हैं, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स। और जो गर्ल्स वाली संख्या है जो रेड ग्राफ से है, इसको मैंने यहाँ लिखा है। ऑब्वियसली बी जो है ये वाला, इट इज इक्वल टू बी एंड जी, यानी टोटल माइनस जी। तो ये मैंने करके रखा है क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। सो क्वेश्चन है कि अब देखिए, पहले क्वेश्चन में जरूरत पड़ गई है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड इन पार्क ABC टुगेदर। तो ABC में कितने लड़कों ने विजिट किया किसी स्पेसिफिक डे पर, हमको ये निकालना है। तो हमको ये टोटल चाहिए होगा, करेक्ट। तो पहले मैं इसको कर देता हूं, 4 और 8 12, 4 4 8 102। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। अगर आपने टेबल ना बनाई होती तो आपके लिए तरीका ये था कि आप इन तीनों को ऐड करते। तो 4 2 6 और 6 12, 7 7 14 और 7 21, और इसमें से आप माइनस कर देते लड़कियों की संख्या, 8 और 2 10 और 4 3 7 4 11। सो ऑब्वियसली 102, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब एक नया पार्क है, से 6ठा नंबर है पार्क का, F का। तो पार्क F में जाने वाले लोगों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क F इज 18 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क C एंड D टुगेदर। C और D में एक साथ घूमने वाले लोगों की संख्या से 18 ज्यादा है पार्क F में। सो पार्क F में हुआ C प्लस D प्लस 18, सो इट इज 76 प्लस 68 प्लस 18 एंड दिस इज 8 और 8 16 और 6 22, 3 6 9 और 7 16, 162। अब इसमें पार्क F में जाने वाले कुल लोग जो ऑब्वियसली 162 है, इसमें से 4/9 हिस्सा लड़कियां हैं। तो पार्क F में जाने वाले लड़कों की संख्या बताइए। तो अगर 4/9 लड़कियां हैं तो ऑब्वियसली 5/9 जो है वो बॉयज हैं। तो मैं 162 का 5/9 निकाल देता हूं। तो 6 और 2 8 और 1 9, ये 9 से कटेगा, तो 9 ही कम 9 और 9 8 72, 18 पंजे 90। सो 90 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। What percent of girls visited in Park A with respect to total number of people visited that park? यानी पार्क A में कुल जितने लोगों ने विजिट किया उसका कितना परसेंटेज है लड़कियों की संख्या जिन्होंने विजिट किया पार्क A को।
लगभग निकालना है, तो इसका मतलब हमको निकालना है 64 में 30 का प्रतिशत, तो ये ऐसे निकलेगा। करेक्ट। तो ऑब्वियसली 4 से काटता हूं मैं, तो 4 चौक 16, मैं 8 से काट देता हूं, तो 8 में 4 तो यहाँ आ जाएगा 25 और 2 यहाँ आ जाएगा 15, और ये 8 गुणा 8 यानी 8 अट्टे 64। ओके, सो दिस इज 15 पंजे 75, 7 हासिल, 15 दूनी 30 और 7 37/8। आप अप्रोक्सीमेटली इसको तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए मैं इसको भाग करके दिखा देता हूं। तो 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56 अप्रोक्सीमेटली। So 47% is the answer. Option C is the answer. Next, अगर पार्क में आने वाले कुल लोगों से 24 रुपए चार्ज करता है प्रति पर्सन, तो टोटल रेवेन्यू कितनी है पार्क की? बहुत सरल सवाल है। आपको 54 को 54 को 24 से गुणा करना है, नथिंग एल्स। तो 24 गुणा 4 96, 24 96, 9 हासिल, 24 पंजे 120 और 9 129। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, total people who visited park B is what percent more than total people who visited park E? पार्क बी का दौरा करने वाले कुल लोग पार्क ई का दौरा करने वाले कुल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो देखिए, बी में कितने लोग आए? 72, और ई में कितने लोग आए? 54। तो चूंकि हमें ई से कंपैरिजन निकालना है, तो पहले हम बी माइनस ई निकाल लेते हैं, तो ऑब्वियसली 18, और हमें ई से कंपैरिजन निकालना है, तो ई नीचे रहेगा 18, 100 से गुणा किया, 100 से डिवाइड किया, तो डिवीजन परसेंटेज में आ गया, तो 18 थी 54, सो 100/3 33% आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे ये 5 क्वेश्चन पूरे हो गए इस ग्राफ से संबंधित। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 क्वेश्चन सीरीज से संबंधित है, जिसमें एक मिसिंग प्लेस है, उसको हमें बताना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। तो यहां पर हम ये देखें कि ये पहले यहां से रिड्यूस हुआ, फिर इसमें वृद्धि हुई, फिर रिड्यूस हुआ, फिर वृद्धि हुई, यानी कि ये जो सीरीज हमको दी गई है, ये ना तो इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है ना डिक्रीजिंग फॉर्मेट में है, मतलब ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये है, इसको ध्यान रखिए कि इसमें कोई फैक्टर ऐसा है या कोई रूल ऐसा है जिस रूल के तहत कोई संख्या एक बार घटाई जा रही है और एक बार जोड़ी जा रही है। तो लेट अस सी इट। तो इसका एक बहुत चिर परिचित तरीका तो यह है कि हम एक ऑप्शन उठा लें। पहले फॉर एग्जांपल मैं ये ऑप्शन उठाता हूं, तो 9.8 से मुझे 10.7 पर आने के लिए ऑब्वियसली 0.9 जोड़ना पड़ेगा। सो इट इज इक्वल टू 10.7। करेक्ट। अब 10.7 पर 8.9 लाने के लिए मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? तो मैं 8.9 को इसमें से माइनस करता हूं, तो 17 में से 9 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, यानी कि यहां पर मैंने माइनस किया 1.8। अब मुझे एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, इट इज 8.9। अब 8.9 से 11.6 पर आने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। 16 में से 9 गया 7 और 10 में से 2 गया, ओह पैटर्न बन गया है। सो इट इज 2.7। अब आगे मैं कर नहीं रहा, मैं बिल्कुल एक अंदाजा लगाता हूं आगे, मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल सही हूं। सो इट इज 11.6। इस बार मैं माइनस करूंगा, 9 कम 9 2 18 9 936 3.6 माइनस करूंगा। सो 8 आ गया। देखिए बिल्कुल सही आया। करेक्ट। और अब आपके लिए मैं इस बार 4.5 यानी 9 चौक 36 9 पंजे 45 4.5 जोड़ देता हूं, तो 12.5 आया। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। हमारी सीरीज बिल्कुल ठीक है, इस जो क्रम हमने बनाया है। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। इसमें क्या हुआ कि 0.9 पहले जोड़ा, पहले 0.9 गुणा 1 किया, ये प्लस में था, फिर माइनस किया 0.9 गुणा 2, फिर प्लस किया 0.9 गुणा 3, फिर माइनस किया 0.9 गुणा 4 और फाइनली फिर प्लस किया 0.9 गुणा 5। ओके, नेक्स्ट। ये रिड्यूसिंग सीरीज है, मतलब डिक्रीजिंग सीरीज है। 400 214 ये सरल है कंपैरेटिवली, इसको माइनस कर लेते हैं इमीडिएटली। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो ऑब्वियसली 126 का है। नेक्स्ट अंतर जो है, ये वाला अंतर है ऑब्वियसली 14 में से 9 गया 5 और दिस इज 65, तो ये 65 का है। एंड देन वी हैव दिस डिफरेंस बिटवीन 209 एंड 181, 19 ये और 9 ये 28 का है। एंड फाइनली दिस इज 9। तो प्राइमरीली जो मुझे इसमें एक पैटर्न दिख रहा है जो मेरे ख्याल से सही है कि 126 जो है वो 5 की घात 3 प्लस 1 करके आ रहा है।
65 ऑब्वियसली 4 की घात 3 यानी 64 प्लस 1। 28 इज 3 की घात 3 यानी 27 प्लस 1, एंड दिस इज 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1। करेक्ट। तो ऑब्वियसली इसके बाद जो आएगा, इसके बाद यहां जो आएगा उसमें आएगा 1 की घात 3 प्लस 1 अर्थात 1 प्लस 1 अर्थात 2। मीन्स मैं 172 में से 2 माइनस करूंगा। ये देखिए ये माइनस ही हो रहा है। 400 में से 126 माइनस हुआ है और 126 इज दिस। फिर 274 में से 65 माइनस हुआ है एंड 65 इज दिस। फिर 28 माइनस हुआ है एंड 28 इज दिस। और फिर 9 माइनस हुआ है और 9 ये है। तो 172 में से 2 माइनस होगा 1 क्यूब प्लस 1, तो 170 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। अब ये वाली जो सीरीज है कंपैरेटिवली आसान लग रही है। 105 में 945 जो आया है वो ऑब्वियसली गुणा 9 से आया है। 15 से 105 गुणा 7 से आया है। तो मुझे जो प्राइमरीली लग रहा है कि ये 3 गुणा 5 और ये 1 गुणा 1। तो मेरे ख्याल से द पॉइंट इज क्लियर कि पहले हमने 1 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 5 से गुणा किया, फिर 7 से गुणा किया और फिर 9 से गुणा किया। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट। अब ये फिर से एक ऐसी सीरीज है जो ना डिक्रीजिंग फॉर्मेट में है और ना इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत क्लियर सी है कि ये 6 का 1.5 गुना है, ये 9 का 2 गुना है 18, और 18 दूनी 36 और 9 45, ये 2.5 गुना है। तो इससे पहले यानी यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो 12 को 0.5 गुणा करके आएगा, 0.5 से अर्थात 6। सो यहां पर 6 आएगा। तो 6 को हम फिर जब 1 से गुणा करेंगे, पहले 0.5 फिर 1 फिर 1.5, तो 6 को 1 से गुणा करने पर 6 ही आएगा। तो बिल्कुल ठीक है, ये जो पैटर्न बना है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। 34, 18, 10, 6 क्वेश्चन मार्क 3, ये रिड्यूसिंग सीरीज है। ये तो बहुत आसान है। 34 का आधा 17, 17 प्लस 1 18, 18 का आधा 9, 9 प्लस 1 10, 10 का आधा 5, 5 प्लस 1 6, 6 का आधा 3, 3 प्लस 1 4, 4 का आधा 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, है ना। तो यहां पर आया ऑब्वियसली 4। करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको एक सिंपल से शॉर्टकट से करेंगे। और शॉर्टकट में आपको जिसको मैं इस्तेमाल करता हूं परसेंटेज के और ब्याज के, साधारण ब्याज के क्वेश्चंस में, वो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि का निवेश किया और उसे 8 साल बाद 60% अधिक राशि मिली। अगर वह साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर रुपए 9,600 का निवेश करता है तो 4 साल बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसे हम मान लेते हैं 100D। तो 100 में मानता हूं, हमेशा 100 की टर्म्स में मानता हूं राशि को। इससे मुझे बहुत फायदा मिलता है, जो भी मैं आपको समझाता हूं कैसे। 8 साल बाद 60% राशि अधिक मिली, अर्थात ये जो 60% राशि अधिक मिली ये ब्याज है, और ब्याज निश्चित रूप से 60D हुआ। करेक्ट, क्योंकि मूलधन 100D था। अब ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट अब हम निकालते हैं। इट इज PNR अपॉन 100, वेयर P इज प्रिंसिपल, N इज नंबर ऑफ ईयर्स एंड R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60D इज इक्वल टू 100D यानी प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इज 8 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम R लिखेंगे अपॉन 100। तो इस 100 से ये 100 कटा, इस मींस D से D कैंसिल हुआ और 8R इज इक्वल टू 60 मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 60 अपॉन 8 मींस 7.5%। सिंपल। अब उसी साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर वह 9,600 का निवेश करता है तो 4 साल बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो 4 साल बाद मिलने वाला ब्याज हुआ 9,600 रुपए गुणा 4 साल गुणा 7.5 अपॉन 100। इस 100 से ये 2 जीरो कटे, सो दिस इज 96 इंटू 30 और ये हो गया 3 छंग 18, 3 नम 27 और 1 2800, 2880 रुपए मिलेंगे उसको। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, सिंपल। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन देखते हैं और इसको मैं उसी शॉर्टकट से कराऊंगा जिससे मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में कराया था। तो क्वेश्चन है कि A जो है वो B से 40% अधिक कुशल है और दोनों मिलकर एक कार्य को 9 सही 3/8 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
यदि ए अकेले पहले 5 दिनों के लिए कार्य करता है और शेष कार्य बी द्वारा पूरा किया जाता है तो ज्ञात कीजिए कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। ओके, अब परसेंटेज जहां भी आता है, मैं बेसिक चीज याद रखिए जो मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि आप 100 ए बी 100 सी के टर्म्स में लीजिए आप बेसिक फिगर को, तो बी से 40% अधिक कुशल है, तो हम ये मान के चलते हैं कि बी जो है वो 100 यूनिट्स पर डे काम करता है। ओके, तो ए निश्चित रूप से 140 यूनिट पर डे काम करेगा क्योंकि 40% अधिक कुशल है, तो इसीलिए मैंने बेस 100 लिया था। करेक्ट, पर डे काम करेगा, इसका मतलब एक दिन में, इन वन डे, एक दिन में ए और बी मिलकर 240 यूनिट काम करेंगे। और काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 9 सही 3/8 दिनों में, अर्थात 8 72 और 3 75/8 दिनों में काम पूरा हो रहा है। एक दिन में करते हैं 240 यूनिट, तो कुल कार्य हुआ 240 यूनिट गुणा 75/8 अर्थात 30 गुणा 75 अर्थात 2250 यूनिट। ये कार्य हुआ सिंपल। अब ए अकेला पहले 5 दिन काम करता है, तो ए ने 5 दिनों का काम है, एज वर्क फॉर 5 डेज इक्वल टू, क्योंकि ए 140 यूनिट करता है तो ये हुआ 140 गुणा 5 बराबर 700 यूनिट। करेक्ट, तो शेष कार्य कितना हुआ? शेष कार्य हुआ 1550 यूनिट। और बी एक दिन में कितना करता है? बी का एक दिन का काम है 100 यूनिट, अर्थात ये जो कार्य है ये कार्य पूरा होगा 1550/100 दिनों में, इसका मतलब 15.5 दिनों में। और 5 दिन पहले काम ए करता है, तो ए प्लस बी जो काम करता है वो कुल मिलाकर करता है 5 दिन प्लस 15.5 इक्वल टू 20.5 दिनों में पूरा काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, ट्रेन ए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ट्रेन की लंबाई के बराबर प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के योग को पार करती है। तो निश्चित रूप से ट्रेन ए की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हमको दी गई है कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, अर्थात हम प्लस ना लगाकर मैं इसको 2 से गुणा किए दे रहा हूं। और ये कितनी देर में क्रॉस करती है? ये करती है 36 सेकंड में। और ऑब्वियसली ये इसकी स्पीड हुई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे और घंटे को मिनट में, सेकेंड में। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड हुए 1 घंटे में। तो 36 से 3600 100 बार कटा और इस 100 से ये 2 जीरो कटे, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन ए की लंबाई हुई 54 गुणा 10/2 अर्थात 27 गुणा 10 बराबर 270 मीटर। करेक्ट। अब ट्रेन बी जो 230 मीटर लंबी है उसी प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। चूंकि ट्रेन ए की लंबाई 270 मीटर हुई तो ये ही प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ऊपर दिया हुआ है ना। तो ट्रेन बी को जो क्रॉस करना है अपनी लंबाई अर्थात 230 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई अर्थात 270 मीटर कितनी देर में करना है? 25 सेकंड में। तो 25 से डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो गति आ गई हमारे पास। तो ट्रेन बी की गति हुई, किसकी? ट्रेन बी की, और ये हुई 500/25 अर्थात 20 मीटर प्रति सेकंड। और इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में जब हम मीटर प्रति सेकंड से करते हैं तो इस बार हम 1 घंटे में 3600 सेकंड को ऊपर रखेंगे और 1000 मीटर को नीचे रखेंगे। करेक्ट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे और 10 दूनी 20, तो 72 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, ऑप्शन बी इज द आंसर। करेक्ट। नेक्स्ट, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था। तो 4 वर्ष पहले अर्थात A-4/B-4 वॉज इक्वल टू 3/4 अर्थात 4A-16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल टू 3B-12 मीन्स 4A-3B इक्वल टू 4।
ए, बी और सी की वर्तमान आयु का औसत 26 वर्ष है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 26 गुणा 3 अर्थात 78। सी जो है वो बी से 11 वर्ष छोटा है, तो सी बराबर बी माइनस 11। तो इसमें मैं सी की वैल्यू ए प्लस बी माइनस 11 रखूंगा सी की जगह। सो ए प्लस 2b इक्वल टू 89। तो यहां पर मैंने a प्लस 2b इक्वल टू 89 किया। अब ये बहुत आसान है इन दोनों को सॉल्व करना। फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे ही लिखूंगा 4a माइनस 3b इक्वल टू 4, और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि a एलिमिनेट हो जाए, और इट इज 8b और 4 नम 36, 4 अट्ठे 32 और 3 35। रिड्यूस कर दिया नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन में से, ये कैंसिल हो गया। -8 -3 -11 b इक्वल टू 352। करेक्ट। सो b इज इक्वल टू 352 बटे 11, 11 तिया 33, 2 बचा, 11 दूनी 22, तो 32 वर्ष आंसर है इसका। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी अपने वेतन का 10%, अब प्रतिशत देखते ही आप जो वेतन है उसको 100p मान लीजिए, तो वेतन बराबर रुपए 100p। तो पीएफ में कितना गया, इसका 10% गया, अर्थात 10p पीएफ में चला गया। जो शेष बचा वो बचा 90p, और शेष का 30% बचाता है। तो जो सेविंग हुई वो ही 90 का 30%, 9 27 यानी कि 27p। करेक्ट। अब सेविंग के बाद जो बचा उसके खर्च का अनुपात बचत के बाद शेष, तो बचत के बाद जो शेष वेतन है, तो बचत के बाद शेष बचा। अब देखिए यहां पर 30% निकला, ये जो सेविंग थी वो 30% थी, अर्थात 70% बचा। तो 90 का 70%, 9 सत्ते 63, 63p बच गया। और इसमें दवा का और किराने का जो अनुपात है वो 3/4 है, किसका, शेष वेतन का। अर्थात बात हो रही है दवा की, क्योंकि दवा पर उसका खर्चा 2700 रुपए था। तो दवा पर व्यय इक्वल टू इसके कारण शेष वेतन का 3/7, 4 और 3 7, और दवा और किराने का 3:4 है, तो दवा 3 हुआ, किराना 4 हुआ। सो ये हुआ 63p इंटू 3/7, अर्थात 7 9 63, 9 27p, एंड 27p इज इक्वल टू 2700 रुपए, मतलब p बराबर 100। लेकिन हमने वेतन माना 100p, तो 100 गुणा 100 10,000 रुपए का वेतन है उसका। सिंपल। इस क्वेश्चन को करने में मेरे ख्याल से मुश्किल से आपको 30 सेकेंड लगने चाहिए। ओके, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट। ओके, सो दिस इज नाउ 46 क्वेश्चन। दूध और पानी के मिश्रण में वजन के हिसाब से दूध का अनुपात 60% है। यदि 80 ग्राम मिश्रण में से 20 ग्राम मिश्रण निकाल लिया जाता है और मिश्रण में 6 ग्राम शुद्ध पानी मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। ओके, तब इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो बड़ी सरल है। ये मिल्क, ये वाटर, एंड दिस इज मिक्सचर। तो हमारे पास 80 ग्राम मिश्रण है और दूध का जो अनुपात है वो 60% है, तो 80 का 60% हुआ 48, और 40% पानी है, तो 8 चौक 32 ग्राम हुआ हमारा पानी। अब इसमें से हमने 20 ग्राम मिश्रण निकाल लिया। जब हमने 20 ग्राम मिश्रण निकाला तो 20 ग्राम का 60% यानी कि 12 ग्राम तो मिल्क निकल गया, और 40% यानी कि 4 दूनी 8 ग्राम वाटर निकल गया। ओके, तो रिजल्टेंट बचा हमारे पास ये। करेक्ट। और इसमें हमने 6 ग्राम शुद्ध पानी मिलाया। सो दिस इज 66, दिस इज 30 एंड दिस इज 36। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो दूध और पानी का अनुपात हुआ 36:30, मीन्स 6:5। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट। एक गोले को पिघलाकर ठोस बेलन में ढाला जाता है। यदि दोनों ठोसों की त्रिज्या बराबर है तो गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। ए स्फीयर इज मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू सॉलिड सिलेंडर। If radius of both solids is equal, then find the ratio of total surface area of sphere to that of total surface area of cylinder. I mean, such an easy question for hardly say 20 seconds. So let's attempt it. तो सबसे पहला तो यह है कि स्फीयर को मेल्ट किया गया है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट। और इससे हमने एक सॉलिड सिलेंडर बनाया है और सिलेंडर का जो रेडियस है वो स्फीयर के रेडियस के बराबर है और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आर टाइम्स कटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो वी हैव 4r इक्वल टू 3h। सिंसियर सलाह मेरी ये है, जैसा बहुत सारे सॉल्यूशन में रहता है उसको अवॉइड कीजिए, आप h को 4/3r मत कीजिए। मैं आपको इसका एक बहुत सरल तरीका बता रहा हूं जिसमें आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़ेगी। हमेशा मैथमेटिक्स के सवालों में डिवीजन से बचिए। डिवीजन में आमतौर से गलतियां हो जाती हैं, स्पेशली डिवीजन को इसलिए बोल रहा हूं। तो इसको हम बिना डिवीजन का इस्तेमाल करे हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। मींस मैं h बराबर 4/3r नहीं कर रहा हूं। ओके, अब हमको निकालना है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ओके, ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच कैसे बन जाता है। सो दिस इज 2r अपॉन आर प्लस एच, करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, चूंकि मुझे h या r में से एक चीज हटाना है तो मैं h हटाऊंगा, चूंकि h एक ही जगह आ रहा है, लेकिन h यहां पर 3h है तो मैं क्या करूंगा कि 3 से मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। तो आप ये देखिए कि मेरे को कितना सरल हो गया ये, और 3h की जगह मैं लिख दूंगा 4r, तो इट इज 6r अपॉन 3h की जगह यहां से 4r, सो इट इज 7r, सो आंसर इज 6/7, अर्थात रेशियो इज 6/7, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। तो कितना सरल क्वेश्चन था ये, जो हो सकता है आपको देखने में टफ लग रहा हो। ओके, अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एक सिलेंडर जो है इस तरह से बनता है। तो ये वाला जो सरफेस एरिया है सिलेंडर का, ये तो होता है 2 पाई आर एच, करेक्ट। ये बनता है एक रेक्टेंगुलर शीट से। जब हम रेक्टेंगुलर शीट को इधर से फोल्ड करना शुरू करते हैं इस तरह से, तो हमें एक सिलेंडर मिल जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो जब मुड़ेगा, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये तो हो जाएगा एच, कैपिटल एच ही बना देता हूं, यानी हाइट, और यहां से आपको रेडियस निकल कर आएगी। तो इसका जो एरिया होगा रेक्टेंगुलर शीट का, वही एरिया होगा सिलेंडर का। सो इससे हमें एक सर्किल मिलेगा ये वाला, जब ये फोल्ड हो जाएगा, जिसका जिसका जो सर्कमफियरेंस है 2 पाई आर होगी। तो बेसिकली ये 2 पाई आर, ये जो लेंथ है इतने के बराबर होगी। तो इस आर रेडियस पर यानी ये जो आर रेडियस है, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये 2 पाई आर होगी। और एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये 2 पाई आर एच हो जाएगा, इसलिए 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर का एरिया। अब यहां बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हम लिड को, यानी कि कवर को, और इसको, इस वाले कवर को भी गिनते हैं। तो ऑब्वियसली एक का एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज 2 पाई आर एच, तो इट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इसलिए होता है ये। ओके, क्लियर। तो हमारा आंसर 6/7 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू आर, और उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने अपने अमाउंट्स का इन द रेशियो ऑफ 257। तो ये 3 पार्टनर हैं पी क्यू आर, और चूंकि रेशियो 257 है तो एक पॉजिटिव इंटीजर से n के लिए जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो है 2n, 5n और 7n। एट द एंड ऑफ 6 मंथ, यानी कि 6 माह के अंत में, तो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है ये 6 मंथ्स के लिए है। और इसके पश्चात क्या हुआ, पी ने कुछ और राशि इस तरह जोड़ी, यानी कि पी एडेड सम मोर अमाउंट सच दैट, इस प्रकार कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्यू और आर के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के आधे के बराबर हो गया। सपोज इसने ए जोड़ा है ना 6 महीने बाद, सो ए बराबर 5n प्लस 7n अपॉन 2, इन दोनों का इन्वेस्टमेंट क्यू और आर का, 5 और 7 12n/2 अर्थात 6n, सो इट इज इक्वल टू 6n, करेक्ट। ये लेटर 6 मंथ, बाद के 6 महीने, करेक्ट। ये 5n एस सच, ये 7n एस सच, करेक्ट। तो इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन हुआ फर्स्ट 6 मंथ के लिए 6 दूनी 12n, 6 पंजे 30n
6 सत्ते 42 n, और लेटर 6 मंथ के लिए 6 छंग 36 n, 6 पंजे 30 n, 6 सत्ते 42 n। करेक्ट। तो वर्ष के अंत में लाभ में क्यू का हिस्सा 425 रुपए है, अर्थात 30n प्लस 30n इक्वल टू 60n इस 425 रुपए। करेक्ट। अब टोटल लाभ देख लेते हैं जो इन सबका सम होगा। तो ये हो गया 12 और 36, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 48n, 60n और 84n, और इन सब का टोटल हुआ 4 और 8 12, 9 और 6 15 और 4 19। करेक्ट। 60n की वैल्यू दी हुई है, मुझे 192n की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने इमीडिएटली ये देखा, देखिए ये सब शॉर्टकट्स हैं, कि ये जो 60n है, मैं यहाँ पर n बराबर 425/60 नहीं करूंगा। मैंने आपको बोला ना आप डिवीजन से बचिए। मैं क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दिख गया यहाँ पर कि 192 में 6 का फैक्टर है, 6 18, 6 दूनी 12, तो मेरे पास आया 6n इक्वल टू 42.5। मुझे निकालना है 192n। सो 192 में मैं 6 का फैक्टर अलग किए दे रहा हूं। सो इट इज 6 18, 6 दूनी 12 इंटू 6n इक्वल टू 6n में मैंने 32 से गुणा किया, यहां भी मैं 32 से गुणा कर दूंगा। 32 पंजे 160, 16 हासिल, 32 दूनी 64 और 16 80, 8 हासिल, 32 चौक 128 और 8 136, और पॉइंट के बाद दशमलव ये वाला। सो 1360। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, ए शॉपकीपर मार्क्स अ प्राइस ऑफ एलईडी 60% अबव इस कॉस्ट प्राइस, यानी दुकानदार ने एलईडी की कीमत को उसकी लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित कर दिया। एंड गिव्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, और 3 लगातार क्रमिक डिस्काउंट दे दी। कौन कौन सी? 12.5%, D%, 25%। यदि कुल मिलाकर एलईडी बेचने पर 16% की हानि हुई है तो डी की वैल्यू निकालनी है हमको। सो दिस इज द क्वेश्चन। ये एक बहुत सरल सवाल है। सो दिस इज कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। अब परसेंटेज देखते ही मैंने सीपी को 100p लिखा, सो मार्क प्राइस इज ऑब्वियसली 160p, और लॉस कितना हुआ? 16, तो ये हो गया 84p। ओके। और अब इसमें एक बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, और वो बेसिक फॉर्मूला है ये। तो अब तो बहुत सरल है खैर, तो हम इसको बिना फॉर्मूले के भी कर सकते थे, लेकिन इससे कैलकुलेशन इससे थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो सेलिंग प्राइस इज 84p इक्वल टू मार्क प्राइस 160p इंटू 1 माइनस D1। D1 कितना है? 12 दूनी 24 और 1 25/2, और 100 से गुणा हो रही है तो 200 इंटू 1 माइनस D/100 इंटू 1 माइनस 25/100। करेक्ट। तो ये 4 से कटा इमीडिएटली, और p भी खत्म हो गया, तो 4p कट गया, तो 4 से ये 21, ये 40, 1 माइनस 1/8। आपके लिए इतना कर रहा हूं, अदरवाइज जब आप एग्जाम में होंगे तो ये सब कैलकुलेशन बहुत क्विकली होगा, और आप एक आधा लाइन इसमें हर हालत में स्किप भी कर सकेंगे। करेक्ट। सो दिस इज 21 बराबर 40 इंटू 7/8 इंटू 1 माइनस D/100 इंटू 3/4। क्लियर। अब ये वाला 7 और ये 3, 7 या 21, ये 21 से ये 21 कट गया, और 8 से ये 5 बार कटा। ठीक। सो 1 माइनस D/100, फिर से बोल रहा हूं, इस 7 या 21 से ये 21 कट गया, और इस 8 से ये 5 बार काटा, तो 5/4 इधर लिखा हुआ है, तो इधर 4/5 आ जाएगा। ओके। सो D/100 इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 बराबर 1/5। सो D बराबर 100/5। %20। ओके। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट,
अब इस तरह के क्वेश्चन करने के मैं शॉर्टकट आपको समझा ही चुका हूँ, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वाले। एक इसकी सेपरेट क्लास मैंने ली है, लिंक मैं नीचे फिर से दूंगा। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के सवाल को शॉर्टकट से हम कैसे करते हैं, तो उसी तरीके को लगाते हैं जो मैंने समझाया है आपको। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट जो है वो ठहरे हुए पानी में 12 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स b इज इक्वल टू 12 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज p, सो c इज p, करेक्ट। नदी की धारा के अनुकूल नाव की गति हुई 12 प्लस p, और नदी की धारा के प्रतिकूल नाव की गति हुई 12 माइनस p। अब ये कहता है धारा के प्रतिकूल 270 किलोमीटर की यात्रा करने में, नाव को धारा के अनुकूल 270 किलोमीटर की यात्रा करने में 66 सही 2/3% अधिक समय लगता है। तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको मालूम है कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 270 किलोमीटर की यात्रा को कंसीडर करते हुए हमारे पास है, तो धारा के प्रतिकूल 270 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय हुआ 270 अपॉन 12 माइनस p, एंड दिस इज ऑफ कोर्स इक्वल टू 270 अपॉन 12 प्लस p, अर्थात धारा के अनुकूल जाने में लगने वाला समय इंटू 1 प्लस, अब 66 सही 2/3, 3 गुणा 66 198, और 200/3 इंटू 1 अपॉन 100 इस परसेंटेज साइन के कारण, करेक्ट। सो 270 से 270 कैंसिल हुआ, सो 1 अपॉन 12 माइनस p इक्वल टू 1 अपॉन 12 प्लस p, इट इज 2/3, 100 से 200 कट गया, तो 1 प्लस 2/3 इज 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 बराबर। इसको ऐसे भी ध्यान रखिए कि 1/12 माइनस पी एक बड़ी फिगर होगी 1/2 प्लस पी की तुलना में, मतलब 12 माइनस पी चूंकि डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए ये कुल मिलाकर एक कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में बड़ी फिगर होगी। तो ऑब्वियसली इसको जब हम एक 5/3 यानी कि एक से बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तब हमको ये मिलेगा। याद रखने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं एग्जाम में। तो ये हुआ 3 इंटू 12 प्लस पी बराबर 5 इंटू 12 माइनस पी, सो दिस इज 36 प्लस 3p इक्वल टू 60 माइनस 5p, मीन्स 8p इज इक्वल टू 24, p इक्वल टू 3। ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन 51 से 55 तक ये 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पेयर पे बेस्ड हैं। इस पे हम लोग 2 क्लासेस या शायद 3 क्लासेस कर चुके हैं। आज मैं इसमें कुछ और शॉर्टकट्स की बात करूंगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो शॉर्टकट्स लगते हैं उसके लिए एक सेपरेट क्लास भी लूंगा शॉर्टकट्स वाले सीरीज में। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक बहुत सरल सवाल है, इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट समझाता हूँ। अब यहाँ पर इसको तो इमीडिएटली ये चीज़ समझिए आप कि चूंकि इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और ये कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट पॉजिटिव है, और x का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, यानी इसके दोनों रूट जो हैं बोथ रूट्स शैल बी पॉजिटिव। ये पिछली क्लास में मैंने समझाया हुआ है। एंड सिमिलरली हेयर, यहाँ पर भी दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, यानी कि दोनों इक्वेशन में जो दो रूट्स आएंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। अर्थात अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो दोनों रूट्स जो हैं 0 के राइट हैंड साइड में होंगे। अब हमको कंपैरिजन करना होगा। तो पहली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो पहली इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको देखते मुझे मालूम चल रहा है कि इसके रूट हैं 3 और 5, 5 और 3 8 और 5 3 15। ठीक, दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन का एक शॉर्टकट समझिए फिर से। अब दूसरी इक्वेशन में ये देखिए कि 2 यानी कि वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट -7 और कांस्टेंट 5, ऑब्वियसली इनका सम जो है वो 0 हो रहा है। 2 - 7 + 5 इक्वल टू 0, करेक्ट। इसका मतलब यह है कि हर हालत में y बराबर 1 रूट है। इसको ध्यान रखिए कि जब वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जैसी भी कंडीशन हो
और x या y जैसी भी कंडीशनों को उनके कॉफिशिएंट्स प्लस कांस्टेंट ये सब मिलाकर अगर आपको 0 देते हैं तो हर हालत में एक रूट जो है वो 1 होगा। सिंपल। अब दूसरा रूट कैसे निकालें, जो ये मैंने पिछली क्लास में समझाया है कि सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो 5/2 है, दिस अपॉन दिस। लेकिन एक रूट एक है, इसका मतलब अदर रूट जो है वो 5/2 है। क्योंकि प्रोडक्ट 5/2 है दो रूट का, एक रूट 1 है तो दूसरा रूट 5/2 हो गया, तो इसका और इसका गुणा जो है वो 5/2 आएगा। तो हमको दोनों रूट मिल गए, ये रूट हमको मिल गए। अब नंबर लाइन पे निशान लगा लेते हैं। तो y बराबर 1, y बराबर 2.5, 5/2, x बराबर 3 और x बराबर 5, अर्थात x की वैल्यू हर हालत में y से बड़ी है। मीन्स आंसर है इसका ए। तो 51 का ऑप्शन है ए। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में यहां पर आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो 28 दूनी 56 और 7 अट्ठे 56 पहाड़े जरूर याद कीजिए। शॉर्टकट्स के लिए जरूरी है कि आपको कम से कम 25 तक तो पहाड़े आते ही हो। तो 28 दूनी 56, 7 अट्ठे 56, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ओके। सो फ्रॉम हेयर 2x बाहर ले लिया मैंने, x + 4 और यहां से 7 को बाहर ले लिया मैंने। सो x + 4 बराबर एंड इट इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 7/2 एंड -4। और इस इक्वेशन में 56 दूनी 112 और 16 सत्ते 112 और 16 और 7 23। सो यहाँ पर 2y² -16y -7y प्लस 112 इक्वल टू 0। देखिए 56 दूनी 112 पॉजिटिव था, प्लस था, और 16 और 7 दोनों पॉजिटिव लिए हमने, माइनस साइन ऑलरेडी प्लेस्ड है तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब यहां से मैं 2y कॉमन निकाल लूंगा, ओके। सो y इज इक्वल टू 7/2 एंड 8। सिंपल सी चीज है, यहां तो नंबर लाइन पर भी लेने की जरूरत नहीं है कि जो x है, x की वैल्यू एक तो y से बराबर है तो ये बराबर हो गया, और नंबर 2 x जो है छोटा है y से, -4 और 8 के कारण, तो इसका आंसर हुआ ये। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखें कि इट इज 2 × 60 इज 120 और 15 × 8 120, 15 8 120 और 15 - 8 इक्वल टू 7। तो हम इसको यहाँ इस तरह से फिक्स करेंगे, -15 लूंगा क्योंकि मुझे यहाँ माइनस में चाहिए 7x की वैल्यू। तो मैंने यहाँ से x कॉमन निकाला, सो इट इज 2x - 15 और यहाँ से 4 कॉमन निकाला, सो इट इज 2x - 15 मीन्स x + 4 × 2x - 15 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू 15/2 यहां से। सिंपल। अब इसको देखिए, 3 चौक 12 और 12 और 1 13 और 12 × 1 इक्वल टू 12। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, यहां से 3y कॉमन लिया मैंने, यहां से 1, सो इट इज 3y + 1 इंटू y + 4 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू -4 एंड -1/3। सो दिस इज -4 जो कि x और y दोनों की वैल्यू है, ये वाली, एंड देन y इक्वल टू -1/3। तो अगर ये 0 है सो इट इज y इक्वल टू -1/3 एंड x इक्वल टू 15/2। तो x के पॉजिटिव वैल्यू होने के कारण ये 0 के राइट हैंड साइड में आएगा, नंबर लाइन पर रहेगा। तो यहाँ एज सच देयर इज नो कंपैरिजन। x ये वाला x y से बड़ा है, लेकिन ये वाला x इस y से छोटा भी है, तो ऑब्वियसली E इज द ऑप्शन आंसर, ओके। नेक्स्ट,
54th क्वेश्चन। अब यहाँ हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनका प्रोडक्ट, जिनका गुणा -84 हो और सम -17 हो। सिंपल, ये एक आसान सवाल है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि 84 के फैक्टर देख लीजिए। हालांकि मुझे इमीडिएटली 21 गुणा 4 मिल रहा है, ठीक। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओके। यहाँ से x कॉमन, x -21, और यहाँ से 4 कॉमन, x -21 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -4 एंड 21। सिंपल। और अगर आप ये कैलकुलेशन ना भी करना चाहें तो जो एक शॉर्टकट मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस हर हालत में बाहर रखिए। ये भी मैं लिखने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको एक ही लाइन में कर सकते हैं, ओके। और इसको अब आप ऐसे लिख लीजिए, सो रूट्स आर ऑब्वियसली 21 एंड -4, ये दोनों, ठीक। ये तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। और इसी तरीके से, इसी वाले तरीके से मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ। मुझे दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनका प्रोडक्ट -117 हो और उनका योग -4 हो। 117 के वो आप फैक्टर्स देखिए, तो 117 का जो फैक्टर है आपको इमीडिएटली 13 नंबर 117, 13 और 9 मिल जाएंगे, और 13 - 9 इक्वल टू 4। तो इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y² माइनस 13 - 9। ये आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप इमीडिएटली एक ही लाइन में लिख सकते हैं इसको, प्लस, और ये 13 इंटू -9, 13 नंबर 117 माइनस में, चूंकि 9 माइनस का इक्वल टू 0, तो रूट्स हैं y इक्वल टू 13, y इक्वल टू -9, करेक्ट। तो ऑब्वियसली आप यहाँ देखें y बराबर 13, तो ये -4 से बड़ा भी है, 21 से छोटा भी है। तो एज सच नो कंपैरिजन, ऑप्शन ई इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ से तो इमीडिएटली x इक्वल टू +-9, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे आसान सवाल था। और अगर इसकी बात करें, सो इट इज y -8 इक्वल टू √9 इक्वल टू +-3, करेक्ट। सो y इक्वल टू -8 -3 एंड y इक्वल टू -8 + 3। सो y इक्वल टू -11 एंड -5। अब नंबर लाइन पर ले लीजिए। x की दो वैल्यू हैं जो हैं +9 और -9, और y की -11 और -5। ऑब्वियसली नो कंपैरिजन, सो ऑप्शन ई इज द आंसर। एक मैं आपको एक टेक्निकल त्रुटि जो आप लोग कर सकते हैं वो समझा रहा हूं। कभी भी आप इसको ऐसे मत कीजिए कि आपने स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल कर दिया और आपने x इक्वल टू 9 लिख लिया। बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि हर हालत में दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर दो वैल्यू आनी ही आनी है। इसी तरह से आप, और सेकंड इक्वेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि y -8 इक्वल टू आप 3 ले लें इमीडिएटली और y बराबर 11 ले लें, एक ही वैल्यू आएगी। नो, हर हालत में दो वैल्यू आनी है, बिकॉज इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो इसका जो मान है वो है ऑप्शन, इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन ई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इन 5 क्वेश्चंस को देखते हैं 56 से 60, और ये इस टेबल पे आधारित हैं ये 5 क्वेश्चंस। तो 3 तरह के आइटम ए बी सी, और सिर्फ 3 तरह के आइटम किसी स्टोर से बेचे जाते हैं 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन। और जहां आइटम ए की मात्रा दी गई है पांचों दिन में जो सोल्ड होती है, बी और सी की परसेंटेज दी गई है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्टोर सिर्फ इन्हीं 3 तरह के आइटम्स को बेचता है। अब इसमें आगे क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। यहाँ मैं ये 5 क्वेश्चन दो तरह से करूंगा। एक तो मैं टेबल को अपडेट कर देता हूं, एक तरीका तो ये है, और दूसरा हम टेबल को अपडेट नहीं करेंगे, वहीं एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं टेबल को अपडेट करता हूं। नाउ अपडेशन का मतलब क्या है कि कुल मिलाकर जो सामग्री बिकती है, हम अगर मंडे की बात करें 240 आइटम ए, यह परसेंटेज और यहाँ परसेंटेज, अर्थात बी और सी की जो टोटल परसेंटेज है वो 52% है, करेक्ट। इसका मतलब ये जो 240 है, ये टोटल बिकने वाले जो मात्रा है तीनों आइटम्स की, उसका 48% है।
क्यों? क्योंकि इन दोनों का टोटल 52 है। अब अगर 48% 240 होता है किसी चीज का, इसका मतलब वो चीज या वो सामग्री हर हालत में 500 है। उसको सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये 480 होता तो 48% किसी चीज का 480 होता तो वो चीज या वो आइटम्स 1000 होता, लेकिन ये 240 है इसलिए 500 होगा। तो ये तीनों का टोटल अर्थात 500 यूनिट बिकता है। ये 240, ये 32% 500 का हुआ ऑब्वियसली 160 और 20% हुआ 100। करेक्ट। इसी तरह से ट्यूसडे में देखें तो 48 और 12 60% बी और सी आइटम है, इसका मतलब 320 जो है वो 40% है। सो 320 जो है वो 40% है टोटल बिकने वाली सामग्री का, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का। मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत सिंपल है। 8 तो 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 80 और ये हो गया 10%, यानी कि किसी चीज का 10% 80 है तो वो 800 है। 800 का 48 पर 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32 और 6 38। करेक्ट। और 12 अट्ठे 96। टोटल देख सकते हैं हम लोग 6 और 4 10 और 10 और 38 और 10 48 और 32 800। ठीक। वेडनेसडे देखते हैं 45 और 20 65% बी और सी है, इसका मतलब 420 जो है वो 35% है। तो अगर 420 35% है तो मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 60 जो है वो 5% हुआ, तो 120 जो है वो 10% हुआ, इसका मतलब ये 1200 हुआ। वेडनेसडे को 1200 यूनिट बिकती हैं ए बी सी की। करेक्ट। थर्सडे देखते हैं 56 और 20 76 अर्थात 360 जो है वो 24% हुआ। 6 से डिवाइड कर देता हूं, 60 जो है वो 4% हुआ, 25 से गुणा कर देता हूं तो ये 25 चक 150 और ये 100, तो ये 1500 हुआ। तो जब ये 1200 हुआ तो 1200 का 45% निकाल देते हैं, तो 12 चौक 48 और 480 और 60, ये 540 हुआ और ये 240 हुआ। करेक्ट। टोटल देख लेते हैं 20 और 40 60 और 40 100 और 3 5 8 और 4 12। ठीक। यहां देख लेते हैं 1500 का 56%, तो 1500 का 56% हुआ 15 छक 90 और 15 15 75 और 9 84 और 20% हुआ 300, तो 840 और 360 1200 और 3 1500। ठीक है। यहां पर 22 और 10 32%, इसका मतलब यह है कि ये 340 जो है ये 68% है। 17 से डिवाइड कर देते हैं, 17 दूनी 34, तो 20 जो हुआ वो 4% हुआ। 25 से गुणा कर देता हूं तो ये मात्रा जो है ये हुई 500। 22% 500 का 110 और ये हुआ 50। करेक्ट। तो एक तरीका तो यह है कि हमने इस टेबल को भर लिया पहले। ठीक। ओके। तो अब लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब 56 क्वेश्चन। टोटल आइटम्स बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे एंड फ्राइडे। सोमवार और शुक्रवार को एक साथ स्टोर द्वारा बेची गई कुल वस्तु बी। तो सोमवार शुक्रवार तो ये हुआ 160 प्लस 110 इक्वल टू, यानी सोमवार और शुक्रवार तो ये हुआ 270। बुधवार और गुरुवार को एक साथ बेची गई वस्तु सी, बुधवार और गुरुवार तो ये हुआ 240 और 300 अर्थात 540। क्या कितना प्रतिशत कम है? तो ऑब्वियसली 270 540 का आधा होता है, तो 50% इज द आंसर। करेक्ट। और अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से करता हूं। मैं इसमें मैंने ये जो निकाला है मैं इसका सहारा नहीं लूंगा, मैं अनुपात रेशियो प्रोपोर्शन लगा के मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। तो उसको भी आप देख लीजिए, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हमें निकालना है सोमवार और शुक्रवार को एक साथ। तो हमें नए तरीके में भी यहाँ परसेंटेज लिखना पड़ेगा कि ये 240 एक्चुअली कितना परसेंट है ए प्लस बी प्लस सी का। तो 32 और 20 52, तो ये 48% है। 48 और 12 60, तो ये 40% है। 45 और 20 65, तो ये 35% है। 56 और 20 76, तो ये 24% है। 22 और 10 32, तो ये 68% है। इसको पिछली स्लाइड से ही मिला लेते हैं। 48 40 35, तो 48 48 40 35 एंड देन 360 इज 24 एंड 340 इज 68। तो बिल्कुल ठीक है। ओके। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं दूसरे तरीके से।
तो टोटल आइटम्स आई मीन आइटम बी सोल्ड ऑन मंडे एंड फ्राइडे इज, तरीका समझिए, 240, ये वाला 240 अपॉन 48 गुणा 32 प्लस 340 मंडे एंड फ्राइडे, 340 बटे 68 गुणा 22, तो ये आई बी की मात्रा, दोनों दिन बिकी हुई। तो 48 पंजे 240, 32 पंजे 160 और 68 एकम 68, 68 पंजे 340, तो 22 पंजे 110, सो इट इज 270 सेम। और अब हमको निकालना होगा बुधवार और गुरुवार को एक साथ बेची गई वस्तु सी। तो बुधवार और गुरुवार यानी बुधवार को 420 आइटम बेची गई ए की और ये 35% था, तो 420 बटे 35 इंटू सी चाहिए ना हमको, इंटू 20 प्लस गुरुवार, गुरुवार को 360 बटे 24 गुणा सी चाहिए हमको 20, सो इट इज 35 ढाई 350, 70 बचा, तो 35 दूनी 70, तो ये 12 से काटेगा इसको, तो 12 दूनी 24 अर्थात 240, और ये 24 ढाई 240 और 15 बार काटेगा इसको, 24 ढाई 240, 120, 24 पंजे 120, तो ये 15 बार इसने इसको काट दिया, तो 15 गुणा 20 300, तो सेम आया इक्वल टू 540। तो बाकी तो आप कर ही चुके हैं, आपको ये फिगर लानी थी। ओके, तो दोनों तरीके आपको समझ में आ गए हैं। बाकी 4 क्वेश्चन भी मैं दोनों तरीके से ही करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स ए सोल्ड बाय स्टोर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। तो मंगलवार और गुरुवार को स्टोर द्वारा बेची गई वस्तुओं बी की औसत संख्या। तो बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, तो ट्यूसडे एंड थर्सडे, सो इट इज 384 प्लस 840 अपॉन 2, सो दिस इज 384 को डिवाइड कर दिया एंड दिस इज 420, तो 2 9 और 2 11 और 4 और 2 6, 612 करेक्ट। और एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स इज सोल्ड ऑन स्टोर बाय ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, 360 340 बटे 2, सो 360 340 700, 700 बटे 2 350, तो 11 में से 5 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 262। ओके, अब इसको दूसरी तरह से भी करके देखते हैं। ए का एवरेज निकालने में तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ए आइटम से एक ही संख्या दी हुई है। बी को निकालते हैं दूसरे वाले तरीके से। तो बी में हमें चाहिए ट्यूसडे और थर्सडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे बी में। सो इट इज 320 बटे 40 गुणा आइटम बी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, सो इट इज 48% प्लस थर्सडे, सो 360 बटे 24 गुणा, और आइटम बी की बात कर रहे हैं तो 56%, तो इट इज 56 करेक्ट। तो 40 से ये 8 बार, अच्छा हाँ, इन पूरे का एवरेज तो 2 से डिवाइड, तो 40 से 8 बार कटा, और ये 24 से ये कटा, 24 से कम 24, 12 24 पंजे 120। ओके, सो दिस इज 4 गुणा 48, 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस 15 गुणा 28, सो इट इज 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19 एंड 15 अट्ठे 120, 12 15 दूनी 30 और 12 42, तो सेम फिगर आई 192 42। मेरे ख्याल से दूसरे तरीके से भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ टोटल आइटम्स बी सोल्ड by store on Sunday is 25% more than that sold on Thursday, and total items C sold on Sunday is 300% more than sold on Friday, then find total number of items B and item number C sold by store on Sunday। यदि रविवार को स्टोर द्वारा बेची गई कुल वस्तु B, अब इसमें रविवार नया दिन आया है, ओके, और इसका कंपैरिजन हो रहा है रविवार का वस्तु B के संदर्भ में गुरुवार से और वस्तु C के संदर्भ में शुक्रवार से। तो इसको करते हैं,
तो रविवार को स्टोर द्वारा बेची गई कुल वस्तु बी गुरुवार को बेची गई वस्तु बी की तुलना में 25% अधिक है। तो गुरुवार को वस्तु बी बेची गई 840, तो 840 का 25% अधिक है, अर्थात 840 का 125%। करेक्ट, मीन्स 840 गुणा 5/4। सो दिस इज 210 गुणा 5 1050। और सी का संदर्भ रविवार को बेची गई सी का संदर्भ है शुक्रवार को बेची गई सी की सामग्री के साथ। तो 50 का 300% अधिक, अर्थात 50 गुणा 400/100 मीन्स 200। तो टोटल हुआ 1250। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। अब मान के चलते हैं कि हमारे पास हमने इसको टेबल को अपडेट ना किया होता, तो इसको हम कैसे करते? सेम तरीका, गुरुवार को बेची गई वस्तु बी की तुलना में 25 अधिक है। तो गुरुवार को जो हमने वस्तु बेची वो थी 360/24 गुणा 56 का 25% अधिक का 125%। ओके, सो ऑब्वियसली दिस इज 15। सो दिस इज 15 गुणा 56 गुणा 5/4। सो दिस इज 15 गुणा 14 गुणा 5, 15 गुणा 7 गुणा 10, अर्थात 1050। 15 7 105, 1050 आ गया सेम। और शुक्रवार को बेची गई वस्तु सी, तो शुक्रवार को बेची गई वस्तु सी अर्थात 340/68 गुणा 10 का 300% ज्यादा, अर्थात 400/100। सो ये 5 से गया, 5 ढाई 50 गुणा 4 200। सेम। तो इस क्वेश्चन को भी दोनों तरह से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टोटल आइटम सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन वेडनेसडे is what percent more than total items C sold by store on Monday and Tuesday together, अर्थात 196। तो 196 से कितने प्रतिशत ज्यादा है 240? तो पहले तो डिफरेंस निकालिए 240 और 196 का, तो 444 आया। तो आपको 196 का परसेंटेज निकालना है, 44 कितना होता है? तो 44/196 गुणा 100। सो इट इज 4 से 11 बार कटा, 4 चौक 16, 3 4 9 36। सो इट इज 1100/49। मीन्स ऑप्शन इधर दिए गए, मीन्स तो 49 दूनी 98, 12, फिर 49 दूनी 98, 22। तो 2 सही 22 सही 22/49। ऑप्शन सी इज द आंसर। और इसको दूसरी तरह से भी कर देते हैं, वो भी सरल ही है। तो सबसे पहले हमको बुधवार को स्टोर द्वारा बेची गई कुल वस्तु सी निकालनी होगी। सो इट इज 420/35 इंटू 20। सो दिस इज 35 ढाई 350 और 35 12। सो 12 दूनी 24, 240। सेम फिगर, एक फिगर ये आ गई। और सोमवार और मंगलवार को मिलाकर सी, तो सोमवार का निकाल लेते हैं। तो इट इज 240/48 गुणा 20। सो इट इज 5 से कटेगा, 20 गुणा 5 100। और मंगलवार का भी निकाल लेते हैं, ऐसे ही निकलेगा 320/40 गुणा 12। सो 40 से 12 96। तो सेम 100 96 240। तो ये फिगर आपके पास आ गई है। बाकी आपको सिर्फ सेम कैलकुलेशन करना है, ये वाला। ओके, सो दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब आखिरी क्वेश्चन लेते हैं इन डायरेक्शन पर बेस्ड।
Find the ratio between total items sold by store on Monday to total items sold by store to Thursday. सोमवार को स्टोर द्वारा बेची गई कुल वस्तुओं का गुरुवार को स्टोर द्वारा बेची गई कुल वस्तुओं से अनुपात ज्ञात कीजिए। चूंकि आपने टेबल बना रखी है तो आपके लिए बहुत सरल है, सोमवार और गुरुवार का रेशियो निकालना है। सो इट इज 500 बटे 1500। ऑप्शन बी इज द आंसर। और अब इसको दूसरी तरह से करते हैं। सो दिस इज सोमवार को 240 बटे 48 और 100% सामग्री की बात हो रही है, कुल सामग्री बिकने की, तो 100 से गुणा करेंगे। और सोमवार और थर्सडे 360 बटे 24 गुणा 100। 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, ये कटा 5 बार और ये 15 बार। सो इट इज 5 बटे 15 बराबर 1 बटे 3। सेम। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें, बल्कि इस डायरेक्शन को देखें। इसमें 5 क्वेश्चन बेस्ड हैं 61 से लेके 65 तक। इस प्रकार के जिसमें आपको बहुत सारा डेटा टेक्स्ट में दिया गया है, मेरी सिंसियर सलाह है कि आप उसको टेबुलर फॉर्म में ले लें। ओके, तो मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लूंगा और टेबुलर फॉर्म में लेने के पश्चात मेरा काम बहुत 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 सरल हो जाएगा। तो एक एनुअल सेमिनार में 3 कंपनी ABC का प्रतिनिधित्व कुछ पुरुष और कुछ महिला करते हैं। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज यानी कि महिला कर्मचारियों की औसत संख्या जो A और B का प्रतिनिधित्व करते हैं, A और B का, वो 420 है। अब इसका मतलब ये है A प्लस B अपॉन 2 इक्वल टू 420 मीन्स महिलाओं में, यानी कि हम यहां लिख देते हैं फीमेल। इसका मतलब A प्लस B में जो फीमेल की संख्या है, फीमेल, वो 840 है। करेक्ट। तो मैं यहां पर 840 लिख दूंगा। ओके, नेक्स्ट लाइन लेते हैं। नेक्स्ट लाइन ये है कि टोटल मेल एम्प्लॉइज इन A एंड B इज 1620। तो ये हमने यहां 1620 लिख दिया और इस प्रकार 16 और 8 24, 2460 जो हैं टोटल एम्प्लॉइज हो गए A और B कंपनी के जो उस सेमिनार में आए। अब A और B में महिला कर्मचारियों की संख्या, A और B में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का क्रमशः 2/3 और 2/5 है। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इज 2/3 एंड 2/5 ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन A एंड B रेस्पेक्टिवली। तो कंपनी A में फीमेल एम्प्लॉइज की संख्या उस कंपनी में यानी कंपनी A में पुरुष एम्प्लॉइज की संख्या का 2/3 है। सिंपल। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि इसमें मैं मेल की संख्या 3A मान लूंगा। सो निश्चित रूप से यहां ये 2A हो गई। क्यों? क्योंकि 3A का 2/3 बराबर 2A। सिंपल। इसी तरह से B में 2/5 है, तो मैं इसको 5B मान लूंगा और ये 2B हो जाएगी। ओके, अब ऑब्वियसली 3A प्लस 5B इज इक्वल टू 1620 एंड 2A प्लस 2B इक्वल टू 840। सिंपल। 3A प्लस 5B मैं ऐसे ही लिखता हूं। इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला तो ये A प्लस B इक्वल टू 420 हो गया और उसको मैंने 3 से गुणा कर दिया। सो 3A प्लस 3B इक्वल टू 1260। रिड्यूस कर दिया सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से। सो 2B इज इक्वल टू 12 में से 6 गया 6 और 15 में से 12 गया 3। सो B इक्वल टू 180। अर्थात ये तो हुआ 900 और ये हुआ 360। अब आपको सेपरेटली A निकालने की जरूरत नहीं है। 1620 में से 900 को माइनस कर दीजिए तो 720 आ जाएगा और 840 में से 360 को माइनस कर दीजिए तो 0, 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 3 गया 4। सिंपल। और अब यहां टोटल कर लीजिए। 4 और 7 11 यानी 1200 यहां हुआ और 9 और 3 12, 1260 यहां हुआ। तो टोटल 12 12 24 24 60। सिंपल। एक टेबल आपकी तैयार हो गई। अब नेक्स्ट रेफरेंस है इसमें C का। तो अब मैं इस टेबल में एक रो और जोड़ूंगा C के लिए और फिर एक रो जोड़ूंगा टोटल के लिए। ओके, सो लेट्स डू इट। तो ये मैंने टेबल अपडेट कर दी और अब C की कंडीशन देखते हैं। C का प्रतिनिधित्व करने वाली कुल महिला कर्मचारी A का प्रतिनिधित्व करने वाली कुल महिला कर्मचारी से 25% अधिक हैं। टोटल फीमेल एम्प्लॉय हु रिप्रेजेंट C आर 25% मोर देन टोटल फीमेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट A। तो यहां पर
ए को महिला रिप्रेजेंट करती हैं 480, तो इससे 25% अधिक है, अर्थात 480 का मुझे 125% निकालना है। सो ऑब्वियसली इट इज 600। मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया है, मैंने 480 को 4 से डिवाइड किया, 120 आ गया, यानी 25% आ गया, 120 आ गया, और 120 को मैंने 480 में जोड़ दिया तो 600। अर्थात अगर हम सी की बात करें तो सी में फीमेल एम्प्लॉइज 600, ऑब्वियसली इट इज 1440, सिंपल। एंड सी का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल पुरुष कर्मचारी बी का प्रतिनिधित्व करने वाली कुल महिला कर्मचारी से 33 सही 1/3% अधिक हैं। तो बी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं हैं 360, तो 360 का 1/3 निकाल लेते हैं तो हुआ 120, और 360 में 120 जोड़ देंगे, सो 33 सही 1/3% ज्यादा हो गया, अर्थात 480। सो दिस इज 16 4 20 और 2100, एंड 4 और 6 1080, 14 5 3540, और इन दोनों का टोटल भी 3540 ग्रॉस। तो ये टेबल अब परफेक्ट हो गई है। अब इस टेबल से हम क्वेश्चंस करेंगे 61 से लेके 65 तक के। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये टेबल मैंने फाइनल कर दी, और इसको अब मैंने पहले क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी 61वें क्वेश्चन के लिए। टोटल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट ए इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल एम्प्लॉय हु रिप्रेजेंट बी। ए का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल कर्मचारी बी का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल पुरुष कर्मचारी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 900 में 300 ज्यादा है ना, इसका मतलब 33.33 यानी 33 सही 1/3%। सिंपल मैं कर भी देता हूं, 300 ज्यादा है और हमें 900 से कंपैरिजन करना है, ये निकालना है हमको। सो इट इज 100/3%, सो इट इज 33 सही 1/1/3%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटेंस है 25% ऑफ टोटल फीमेल एम्प्लॉय एंड 20% ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉय हु रिप्रेजेंट बी एंड सी टुगेदर। बी और सी में कुल महिला कर्मचारियों के 25% और पुरुष कर्मचारियों के 20% के पास एमबीए की डिग्री है। तो कुल कर्मचारी ज्ञात कीजिए जिनके पास एमबीए की डिग्री नहीं है, ओनली विद रेफरेंस टू बी एंड सी। तो जिनके पास एमबीए की डिग्री नहीं है, तो एमबीए की डिग्री नहीं है बी और सी में, ये फीमेल में हुए 75% क्योंकि 25 के पास है, और मेल में 80%। अर्थात मुझे निकालना है 75% ऑफ फीमेल ऑफ बी एंड सी, 360 प्लस 600 960, प्लस 80% ऑफ मेल एम्प्लॉइज बी एंड सी 900 और 480 1380। सो दिस इज 3/4, ऑब्वियसली 75/100 इज 3/4। सो और ये एक जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, तो ये 8 गुणा 8 64, 6 हासिल, 8 दिया 24 और 30, 8 कम 8 और 3 11। सो इट इज 960 का 1/4 होता है 24 चौक 96, 240, 240 और 3 720, प्लस 1104 1824। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, find the ratio between total male employees who represent B and C together. Male employees B and C together 9 और 4 1380 का रेशियो ए और सी का प्रतिनिधित्व करने वाली कुल महिलाएं, तो 480 और 600 1080, सो इट इज 138/108। अब ये 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 नम 18, 2 पंजे 10, so it is option C is the answer. Okay, next, find the difference between total male employees who represent C. तो C के total male employees 480 हैं, इनका अंतर निकालना है। B का प्रतिनिधित्व कुल करने वाली कुल महिला, तो B का प्रतिनिधित्व करने वाली कुल महिला 360,
ओके, नेक्स्ट। बी और सी में महिलाओं की औसत संख्या, एवरेज नंबर फीमेल इन बी एंड सी, सो इट इज 360 एंड 600, 180 प्लस 300। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारा ये आज की क्लास खत्म होती है और अभी कंटिन्यूड रहेगा आईबीपीएस में मैथमेटिक्स और इंग्लिश की क्लासेस पिछले एग्जाम्स की, चाहे वो पीओ की हो या क्लरिकल कैडर की हो। ओके, और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे निश्चित रूप से भेज सकते हैं टेलीग्राम आईडी पर, जो आपके सामने लिखी हुई है। टेलीग्राम आईडी को आप जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको मैं मैसेज देता रहूंगा कि अब आने वाली क्लास किस सब्जेक्ट पर होगी और कब होगी। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।